नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। कोरोना पर आज की सबसे बड़ी खबर राजस्थान से आई है। राजस्थान ने रैपिड टेस्ट किट से कोरोना की जांच पर अब रोक लगा दी है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि रैपिड टेस्ट किट से 95% नतीजे गलत पाए गए। राजस्थान में 10,000 रैपिड टेस्टिंग किट्स पहुंची हैं, लेकिन गहलोत सरकार कोरोना की जांच के लिए अब इनका इस्तेमाल नहीं करेगी। राजस्थान सरकार ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को एक किट वापस किए जाने को लेकर चिट्ठी भी लिख दी है। सरकार ने पूछा है कि आईसीएमआर ने जो 1.5 लाख किट खरीदी हैं या खरीदी जा रही हैं, क्यों ना उनको वापस कर दिया जाए। तो ये किट्स जो अभी लाखों की तादाद में भारत ने मंगवाई थी, चीन से आई हैं ये ज्यादातर, और इनकी एक खेप अभी और आना बाकी है। वो टेस्ट किट राजस्थान में जब उपयोग की गई तो 95% नतीजे उसने गलत बताए। केवल 5% सही नतीजे ये किट बता रही हैं, और इसलिए राजस्थान सरकार ने इसका उपयोग बंद कर दिया है। आपको बता दें कि इस किट का इस्तेमाल खास तौर पर हॉटस्पॉट्स के आसपास लोगों में जांच के लिए किया जाना था, लेकिन जब नतीजे इतने बड़े पैमाने पर गलत आए तो राजस्थान ने इस किट से जांच पर रोक लगा दी। टेस्टिंग किट के नतीजों में क्या खामियां मिली, इस पर राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री से इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बात की। उसको रोक दी गई है क्योंकि कहीं ना कहीं वो सफल नहीं हुआ। हमारे साथ इस समय स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी हैं। रैपिड टेस्टिंग किट से ये जाना जाता था कि कहीं ना कहीं राजस्थान में बड़े पैमाने पर जांच होगी, लेकिन क्या फेल हो गया है पूरा? नहीं, फेल पास की बात नहीं है। देखिए, हमने हमारा जो मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड हैं और माइक्रोबायोलॉजी की एक टीम बनाई थी कि इसको मॉनिटर करो, इसको देखो, इसकी एक्यूरेसी क्या है। 168 जो पीसीआर टेस्टिंग, ये रैपिड टेस्टिंग किट आईसीएमआर ने हमको भेजी थी, उनको प्रायोगिक तौर पर काम में लिया, तो उनकी जो 90% एक्यूरेसी आनी चाहिए थी उसकी बजाय 5.4% एक्यूरेसी आई, तो हमने इसको रोक दिया और आईसीएमआर को लिखा है कि अब हम आगे क्या कदम उठाएं। जो आपने प्रोटोकॉल तय किया था इसका प्रोसीजरल, उसको फॉलो करते हुए हमने इस टेस्टिंग को किया था। तो ये इसका जो परसेंटेज इतना लो आया एक्यूरेसी का, तो ये हमारे लिए चिंता की बात हो गई। 10,000 किट आपने मंगाई थी, आप रोक लगा दी। और भी है, किट ज्यादा है। कुछ किट हमको आईसीएमआर ने भेजी थी, कुछ हमने खुद ने प्रोक्योर की थी। हमने आईसीएमआर की किट को प्रयोग में लिया और ये परिणाम आने के बाद हमने इसको रोक दिया। इससे पहले पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने भी रैपिड टेस्ट पर सवाल खड़े किए थे। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ट्वीट करके कहा कि आईसीएमआर की तरफ से सप्लाई की गई टेस्ट किट खराब है, इसकी रिपोर्ट बार बार गलत आ रही है, इसके कारण मरीजों के इलाज में देरी हो रही है। तो राजस्थान और अब पश्चिम बंगाल दोनों सरकारों ने इस टेस्ट किट पर सवाल उठाए हैं। राजस्थान ने तो इस पर इससे जांच करने पर ही अब रोक लगा दी है और आईसीएमआर को बताया कि ये किट्स जो हैं ये खराब हैं। जैसा भी आप राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को सुन भी रहे थे, ज्यादातर टेस्ट किट्स केंद्र सरकार ने प्रोक्योर की हैं, विदेश से मंगवाई हैं और चीन से आई हैं ये अधिकांश, और कुछ टेस्ट किट्स राज्यों ने खुद खरीदी हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इस टेस्ट किट के इतने बड़े तादाद में नतीजे अगर गलत आएंगे तो फिर आगे इतनी बड़ी आबादी में जांच कैसे होगी और कैसे पता चलेगा कि कोरोना का फैलाव कितना हो चुका है। और आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो हमारे ग्रुप ने ये ध्यान में रखा कि ये जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है, किस ज़िले में, किस शहर में, ये किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा कि इसके बारे में एक ऐसा डेटाबेस तैयार किया जाए और वो पब्लिक डोमेन में हो, जिसको देख के वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो इनका उपयोग कर सकें और उपयोग करने से पहले इनको जो ट्रेनिंग चाहिए, जो कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, उसको भी करा सकें। तो इसलिए 2 पोर्टल के बारे में आज मैं बताऊंगा। एक तो पहला जो है डैशबोर्ड वो बना है, वो है covidwarriors.gov.in। ये जो covidwarriors.gov.in है, ये एक मास्टर डेटाबेस है ऑफ 2 टाइप के। इसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और वॉलंटियर्स हैं। अब तक ये हर रोज इसमें बढ़ोतरी हो रही है और अब तक 1,24,00,000 मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेस ऑफ वेरियस काइंड्स, इसमें ऑलरेडी इनके डिटेल्स आ चुके हैं। और इसमें आप देखिएगा, इसमें स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर्स, उनके टेलीफोन नंबर्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर्स, उनके टेलीफोन नंबर्स,
यहाँ तक कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, ऐसे कुछ हेल्थ वर्कर्स हैं जिनके कॉन्टैक्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं केवल फील्ड लेवल पे जो काम कर रहे हैं वहाँ भी वो मौजूद हैं। तो अब तक हमने 20 कैटेगरीज और 49 सब कैटेगरीज इसमें शामिल किया गया है। और ये इंडिविजुअल लेवल जो डेटा है वो केवल इंडिविजुअल लेवल डेटा जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और म्युनिसिपल बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ही लोगों को वो एक्सेस कर पाएंगे, और बाकी सब जो डेटा है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वो सारे लोग ये पब्लिक डोमेन में है, उनको देख सकते हैं, उनका सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, टेलीफोन नंबर सब कुछ है। तो इसमें हमने 201 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के जो हॉस्पिटल्स, उनके सारे डिटेल्स, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स, ये सारे बेड्स, आईसीयूज, वो सब 49 ESIC के हॉस्पिटल्स, 50 रेलवेज के हॉस्पिटल्स, 12 पोर्ट हॉस्पिटल्स और 13 जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज और हाल के जैसे हॉस्पिटल्स, ये सारे डिटेल्स भी उसमें मौजूद हैं। तो ये ज़्यादातर हमने जब देखा कि ये जो वॉलंटियर्स जो कोविड के लिए फाइट करने के लिए हमको ना केवल जैसे डॉक्टर्स, नर्सेस, डेंटिस्ट, आयुष डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स, इसकी ज़रूरत केवल नहीं है, हमको भी जो हेल्थ जो वॉलंटियर्स हैं उनकी भी ज़रूरत है। इसका जो फाइट, इसका जो कोविड-19 के साथ जो अभी अपना जो फाइट जो हो रहा है उसमें उनको कैसे शामिल किया जाए। तो आप देखिए 3 तरह की चीज़ें इसमें हो रही हैं। एक तो प्रिवेंटिव में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, अब जैसे मार्केट्स में, शॉप्स में, बैंक्स में, ज़्यादातर राशन शॉप्स में, अभी मंडीज खुल रही हैं वहाँ पे, और इनको वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पे वो करवाना है। जैसे कंटेनमेंट जोन में एसेंशियल कमोडिटीज़ लेके पहुँचाना है, और कई सारी चीज़ें वहाँ पे, फील्ड सर्वेलेंस, ये सब करना है, और एक क्यूरेटिव पार्ट जिसमें भी इनको हम शामिल कर सकते हैं। और अगर हम इसमें देखें ये जो इसको करने के लिए, क्योंकि कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ से एक जगह जहाँ पे फील्ड जो वॉलंटियर्स हैं या हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको शायद एक जगह से दूसरी जगह तक लेने की ज़रूरत पड़ सकता है। वो इसलिए ऐसा है कि अगर डिस्ट्रिक्ट ए में प्रॉब्लम है और डिस्ट्रिक्ट बी में ह्यूमन रिसोर्सेस हैं तो वहाँ से भी ला सकते हैं इसके ज़रिए। और ये जो इतने जो सारे लोग यहाँ पे हैं 1.24 करोड़ जैसे मैंने कहा, तो इनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लिए सरकार ने एक डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो दिशा प्लेटफॉर्म में एक पोर्टल वहाँ पे बनाया जिसको ऑपरेशनलाइज किया गया। उसका नाम है igot.gov.in, igot.gov.in। तो इसमें ये जो प्लेटफॉर्म, इसकी जो स्पेशलिटी है ये है कि इस प्लेटफॉर्म, इस जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, इसके तहत एनी टाइम एनीवेयर ऑन साइट डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, ये इंपॉर्टेंट है, एनी टाइम एनीवेयर ऑन साइट डिलीवरी ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, इट कैन बी एक्सेसिबल थ्रू एनी डिवाइस, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, कहीं से भी आप इसको कर सकते हैं। इसमें अब तक 14 कोर्सेस, 53 मॉड्यूल्स, 113 वीडियोस और 29 डॉक्यूमेंट्स, ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सारे वहाँ पे उपलब्ध हैं। और ये जो आईगॉट के कोर्सेस हैं उसमें बेसिक्स ऑफ कोविड मैनेजमेंट से लेके जैसे लैबोरेटरी कलेक्शन, टेस्टिंग और जैसे क्वारंटीन मैनेजमेंट से लेके आईसीयू केयर, वेंटिलेशन मैनेजमेंट तक भी कोर्सेस, वेबिनार्स और वीडियोस इसमें शामिल हैं। तो इसमें ज़्यादातर जो भी है हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं, भाषा हैं, उसमें इसको ट्रांसलेट कर दिया जाए। उसमें अंग्रेजी तो है ही, उसमें हिंदी, मलयालम और बंगाली कुछ ऐसे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं राज्यों के साथ बात करके कि इसको भी ट्रांसलेट किया जाए, और हम भी कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके इसको ट्रांसलेट कर दिया जाए अलग भाषाओं में। तो जब से ये हुआ है तब से ये 2 हफ्ते से कम में अब तक 1,31,440 यूजर्स इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं ये प्लेटफॉर्म में। उसमें से 84,958 इतने लोग ऑलरेडी उनके कंप्लीट कर चुके हैं ट्रेनिंग। और ये जो अलग अलग अगर आप देखें फील्ड में, अगर आप देखें अब तक जो वॉलंटियर सब काम कर रहे हैं, जिनको कि
डायरेक्ट कोविड जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अलग से, अगर इंडियन रेड क्रॉस में आप देखें 40,000 वॉलंटियर्स 550 डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे हैं अभी। करीब करीब 3,500 एनसीसी कैडेट्स और 553 एनसीसी स्टाफ 16 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में 68 जिले में वो लोग अभी काम कर रहे हैं और 47,000 कैडेट्स जो हैं ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं एंड अभी उनको तैनात किया जा सकता है एनी टाइम। एक्स सर्विसमैन, उनमें से अगर आप देखें तो 1,80,000 एक्स सर्विसमैन को आइडेंटिफाई किया गया है सैनिक बोर्ड्स के द्वारा डिप्लॉयमेंट के लिए। उसमें से 6,303 ऑलरेडी डिप्लॉयड हो चुके हैं पंजाब, तमिलनाडु, असम, छत्तीसगढ़। उसमें कम्युनिटी सर्वेलेंस, सपोर्टिंग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मंडीज के लिए और कई जगह के लिए। 15,000 आयुष प्रोफेशनल्स, आयुष के लिए भी वो बने हैं, क्वारंटीन मैनेजमेंट कैसे करेंगे ये सब के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। उनको करीब करीब 15,000 आयुष प्रोफेशनल्स को 15 स्टेटों में और 2 यूनियन टेरिटरीज में अब तक डिप्लॉय कर वो किए गए हैं और अभी तक 1 लाख से ज्यादा आयुष प्रोफेशनल्स और 55,000 आयुष स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग दिया गया है और वो भी रेडी हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। अगर आप NYK नेहरू युवक केंद्र जो संस्थान है और NSS है उनमें अगर वॉलंटियर्स को देखें तो 27 लाख वॉलंटियर्स अब तक काफी जो स्टेट्स में और यूटीज में अभी वो लोगों को, सिविक अथॉरिटीज को अभी हेल्प कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन को कैसे ऑब्जर्व किया जाए, मार्केट्स, बैंक्स, पब्लिक प्लेसेस, मंडी ऑपरेशंस, प्रोवाइडिंग फूड, ग्रोसरी, मेडिसिन टू द नीडी, क्वारंटीन फैमिलीज और सैनिटेशन ड्राइव्स में, कंट्रोल रूम में डिस्ट्रिक्ट को। और सबसे बड़ी बात, इस दौरान 18 लाख से ज्यादा नए वॉलंटियर्स इसमें शामिल हुए हैं। पहले जो थे उससे 18 लाख ज्यादा, अभी लास्ट करीब करीब 1 महीने में 18.43 लाख, 18 लाख से ज्यादा न्यू वॉलंटियर्स ज्वाइन किए हैं। उनमें से करीब करीब 42 लाख जो वॉलंटियर्स वो आरोग्य सेतु डाउनलोड किए हैं और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो जिनको जानते हैं उस एरिया में सबको बता के आरोग्य सेतु को डाउनलोड करें और जो बुजुर्ग जो लोग उनको कैसे देखभाल किया जाए उनसे भी वो अभी उसमें काम पे वो लगे हुए हैं। तो ये जो कहना यही है, तात्पर्य यही है कि ये एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो वॉलंटियर्स हैं और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको एक ही जगह वन स्टॉप सोल्यूशन जैसे कहते हैं शॉप ये है और इनको हम कैपेसिटी बिल्डिंग करके जैसे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द अर्बन लोकल बॉडी इनको तैनात किया जा रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता से प्लीज। जैसा आप सभी को पता है, कोविड-19 से निपटने के लिए संपूर्ण देश में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाया गया है और इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत 3 मई तक संपूर्ण देश में कुछ गतिविधियों पर आवश्यक तौर पर रोक लगाई गई थी, परंतु साथ ही जो क्षेत्र हॉटस्पॉट्स तथा कंटेनमेंट जोन में नहीं है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र, वहां पर अर्थव्यवस्था की दक्षता तथा कृषि कार्यों को कार्यात्मक बनाए रखने के लिए 20 अप्रैल से कुछ एडिशनल एक्टिविटीज की अनुमति दी गई है। राज्यों के भीतर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए भी एक SOP केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के साथ साझा किया गया था, ताकि ये मजदूर जिनमें से कई रिलीफ कैंप्स में हैं, वे परमिटेड एक्टिविटीज में सुचारू रूप से रोजगार पा सकें। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर लॉकडाउन नियमों के सख्ती से अनुपालन को निरंतर मॉनिटर कर रही है। जैसा मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, केंद्र सरकार ने हेल्थ एवं मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और आपदा प्रबंधन के मुद्दों इत्यादि पर राज्य सरकारों की सहायता के लिए इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीमों का गठन किया है। 4 राज्यों में इन टीमों को भेजा भी गया है। इन टीमों में वरिष्ठ स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हैं। एडिशनल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टीम को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा सीनियर पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट तथा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सीनियर अफसर भी इस टीम में शामिल हैं। उनकी एक्सपर्टीज को हम राज्यों के साथ साझा करना चाहते हैं, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों को
एकजुट करते हुए हम कोविड-19 के खिलाफ देश का जो महासंग्राम है उसमें सफलता पा सकें। कल गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न जिलों की लॉकडाउन की स्थिति की ग्राउंड लेवल पर समीक्षा के दौरान यह सामने आया है कि कई सेक्टरों में जहां 20 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई थी, वहां पर अच्छी शुरुआत हुई है। कई स्थानों पर ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू हुई हैं। मनरेगा के तहत भी कार्य शुरू हुए हैं। कुछ राज्यों में सड़क निर्माण का कार्य भी शुरू किया गया है। ईंट भट्टों का संचालन भी आरंभ हुआ है। प्रवासी मजदूरों को इन गतिविधियों में शामिल किया जा रहा है। हमें ये भी जान के खुशी हुई है कि ग्रामीण लोग जागरूक हैं और कई स्थानों पर मास्क और गमछा पहन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इन व्यवस्थाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलने के साथ साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। अंत में मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि लोक हित में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी राष्ट्रीय निर्देशों का पालन करें, जैसे कि सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इत्यादि। धन्यवाद। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ICMR प्लीज। हमने कल तक आज तक 4,49,810 सैंपल्स टेस्ट किए हैं। उनमें के 35,852 सैंपल्स जो थे वो कल टेस्ट हुए। उन 35,000 ऑड सैंपल्स में 29,776 सैंपल्स, ये 201 अभी लेबोरेटरीज हैं ICMR नेटवर्क में, उनमें से हुए 6,076 ये 86 प्राइवेट लैब्स में से हुए। आज थोड़ा दूसरी चीज़ के बारे में सब लोगों को बोलूँगा। आप लोगों ने सुना होगा कि रैपिड टेस्ट किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सारे स्टेट्स में। कल हमको एक स्टेट में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है, तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे RT-PCR के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो RT-PCR पॉजिटिव सैंपल्स थे, उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि वो वेरिएशन जब ज़्यादा दिखता है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इसके बावजूद भी कि वो फर्स्ट जनरेशन एलाइजा है, जैसे मैंने बार बार आपको समझा के बोला था, फर्स्ट जनरेशन जो टेस्ट होती है, नई टेस्ट जब आती है तो उसमें वेरिएशंस दिखते हैं, वो थोड़ी क्रूड फॉर्म में आती है। और जैसे बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ 3.5 महीने हो चुके हैं ये बीमारी को। अब जो भी चीज़ आएगी उसको तो आगे रिफाइन करना ज़रूरी पड़ेगा। तो हमने एक डिसाइड किया कि ये फाइंडिंग्स को नज़रअंदाज करना नहीं है। हम लोगों ने यहाँ जो दिल्ली में किया था हमारे लोगों के पास से, उसमें तकरीबन 71% जो RT-PCR पॉजिटिव थे उनको ये पकड़ रही थी टेस्ट बराबर। और जैसे टाइम जाता है, 7 दिन का टाइम अगर हो गया तो वो पॉजिटिव आने का चांस भी बढ़ रहा था। लेकिन ये वेरिएशन देखते हुए हमने 2 चीज़ें ठहराई। अगले 2 दिन में हम हमारे 8 इंस्टीट्यूट्स को फील्ड में भेजेंगे और जो किट्स हैं उनमें से वो लॉट्स लेके उसको टेस्ट करके वैलिडेशन करने की कोशिश करें। फील्ड में वैलिडेशन होगा, ये लैब में नहीं होगा। दूसरी बात हमको एक करना है कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नज़र आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। इसलिए सबने इस वक्त तो भी वो टेस्ट किट इस्तेमाल 2 दिन ना करें, और अगले 2 दिन में हम जो भी सही जो रिजल्ट्स आते हैं वो आपको बताएंगे और राज्यों को भी बताएंगे।
Representative to the Health Ministry, please. चेयरपर्सन एम्पावर्ड कमेटी, उन्होंने हमें एचआर को कैसे हम अपग्रेड कर रहे हैं उसके बारे में बताया। इन कंटिन्यूएशन अब तक देश में 3252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज़्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं, एंड इट टेक्स आवर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%। कल से टोटल 1336 एडिशनल कंफर्म केसेस आए हैं, विच टेक्स आवर कंफर्म केसेस टू 18,601। इससे पहले जैसे हम लोगों ने बताया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ इन राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। जो 4 नए जिले इसमें ऐड हुए हैं वह हैं लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, वाशिम महाराष्ट्र से। इसके साथ ही भिवानी एक जिला था जो पहले हमारी लिस्ट में था, जिसमें पिछले 14 दिनों से केस नहीं आए थे, वहां पर केस रिपोर्ट हुए हैं। इसी के तहत मैं आप सभी से और आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी जिलों को निरंतर प्रयास करते रहना है कि उनका स्टेटस इन टर्म्स ऑफ केस मैनेजमेंट मेंटेन रहे और बेटर हो। कुछ हेल्थ वर्कर्स जो कोविड पॉजिटिव होने के कारण कुछ हॉस्पिटल बंद हुए, और इसी तरीके से नॉन कोविड हॉस्पिटल में जो अनरिलेटेड डिजीज के लिए पेशेंट भर्ती हुए, बाद में वो पॉजिटिव पाए गए। इसको मद्देनजर रखते हुए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कल नॉन कोविड फैसिलिटीज में ऐसे केसेस का पता लगने पर क्या करना चाहिए उससे संबंधित एक दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत हॉस्पिटल्स में ऐसे इश्यूज की मॉनिटरिंग के लिए हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है। यह कमेटी इंश्योर करेगी कि उस हॉस्पिटल के हेल्थ केयर वर्कर इन्फेक्शन प्रिवेंशन और कंट्रोल गाइडलाइंस पर प्रॉपर्ली ओरिएंटेड हों। कोई भी अगर पॉजिटिव केस आता है उस हॉस्पिटल में तो वह लोकल हेल्थ अथॉरिटीज को सूचित करें और पेशेंट को उसी हॉस्पिटल के प्रॉपर आइसोलेशन वार्ड में ट्रांसफर करें। अगर ऐसा कोई पेशेंट पाया जाए तो उसको इमीडिएटली मास्क लगाया जाए और एक डेडिकेटेड हेल्थ वर्कर ही उस केस को अटेंड करे, और जब वह अटेंड करे तो वह भी रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस ले। साथ ही बेस्ड ऑन क्लिनिकल स्टेटस अगर ज़रूरत है तो इमीडिएटली उस पेशेंट को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के तहत उसको डेडिकेटेड कोविड फैसिलिटी में ट्रांसफर किया जाए और इस फैसिलिटी को डिसइंफेक्ट किया जाए। इस फैसिलिटी में वह पेशेंट जिसके कांटेक्ट में आया है उन सबको क्वारंटाइन किया जाए और 14 दिन तक फॉलो किया जाए। उसके जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट पर 7 हफ्ते के लिए उनको रखा जाए। यह सावधानी बरती जाए कि जो भी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के, उनका ध्यान में रखते हुए उन्हीं पर्टिकुलर लोगों को प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट दिया जाए जो उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर इसी सिचुएशन में किसी पेशेंट के साथ साथ कोई हेल्थ केयर वर्कर भी अगर इन्फेक्ट होता है तो उसको रोस्टर से हटाते हुए उसके कॉन्टैक्ट्स को भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए और उसको प्रॉपर और इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। इन अस्पतालों में ऑपरेशन की कंटिन्यूटी बना रहना जरूरी है, तो जिसके तहत इन अस्पतालों में एक कंटिजेंसी प्लान बनाना चाहिए, उसी हिसाब से स्टाफ का रोस्टर बनाना चाहिए। साथ ही जिस अस्पताल में इस टाइप के पॉजिटिव केसेस आए वहां पर किस टाइप की क्लस्टरिंग ऑफ केसेस नोट की गई, या किस लेवल तक ये हॉस्पिटल इन्फेक्ट हुआ, या किस टाइप के पेशेंट वह हॉस्पिटल ट्रीट करता है कि सीवियर या क्रिटिकल पेशेंट्स को ट्रीट करता है, उसके आधार पर हॉस्पिटल अथॉरिटीज निर्णय लें और एडिक्वेट डिसइंफेक्शन के बाद वह अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यदि फिर भी पॉजिटिव केस आ रहे हैं तो वह पर्टिकुलर सेक्शन जहां पर कि वह पॉजिटिव केस आए हैं उसको टेम्परेरी क्लोज किया जा सकता है। साथ ही इन केस की अगर वहां पर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है या ज़्यादा केसेस आ रहे हैं तो उस फैसिलिटी को कोविड हेल्थ फैसिलिटी के रूप में परिवर्तित कर उस पर कोविड से रिलेटेड केसेस पर फोकस किया जाए। इसके साथ ही इन अस्पतालों में सभी कर्मचारियों की डेली स्क्रीनिंग की जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय की, गृह मंत्रालय की और आईसीएमआर की तरफ से जानकारी दी गई है। कुल देश में मामले इस वक्त जो हैं कोरोना के वो 18,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं, ये अब जानकारी दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिकवरी रेट जो है वो लगभग 18% के करीब है। 18,601 कुल मामले हैं। लेकिन आपने आईसीएमआर के जो प्रवक्ता बोल रहे थे उनसे आपने रैपिड टेस्ट किट के बारे में सुना, वही बात आज हम भी इस प्रोग्राम में करना चाहते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं
हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभ्रदीप करबाकर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। डॉक्टर अनूप कुमार हमारे साथ हैं, प्रोफेसर एचओडी यूरोलॉजी रोबोटिक्स एंड रीनल ट्रांसप्लांट, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। और डॉक्टर आशीष जायसवाल हैं, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं भारद्वाज हॉस्पिटल में। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पात्रा, सवाल यही था कि दो राज्य कम से कम राजस्थान और पश्चिम बंगाल ऐसे हैं जिन्होंने इस टेस्ट किट पर सवाल उठाए। राजस्थान ने तो अब ये जांच बंद कर दी है। अब आईसीएमआर ने बताया कि अगले 2 दिन ये जांच नहीं होगी। लेकिन ये जो टेस्ट किट हमने इंपोर्ट की थी, इसे एक रामबाण इलाज बताया जा रहा था कोरोना के स्प्रेड के बारे में पता लगाने के लिए। अगर ये टेस्ट किट फॉल्टी निकल रही है तो इसका आगे जाकर क्या परिणाम होगा? देखिए, मुझे लगता है पैनिक की होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अभी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, आईसीएमआर के प्रवक्ता ने किस प्रकार से इसका जो एक सोल्यूशन है वो बताया है कि 2 दिनों तक इस पर कोई भी राज्य जो है टेस्ट ना करे। 2 दिनों के बाद जो प्रोटोकॉल होगा वो आईसीएमआर बताएगी। क्या किसी प्रकार की खामियाजा उसके बैच में है, जो बैच डिलीवर किया गया है उसके बैच में अगर किसी प्रकार का खामियाजा होगा तो जहां से ये आया है वहां बैच रिप्लेसमेंट के लिए कंपनी को कहा जाएगा। और ऊपर से यह भी कहा गया है कि 8 इंस्टीट्यूशन के जो अधिकारी हैं वो फील्ड पे उतरेंगे और लेबोरेटरी में जांच के बदले फील्ड पे ही जांच होगी। तो एक तरह से संज्ञान लेते हुए इस पूरे विषय को तत्कालीन किस प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है उस दिशा में आईसीएमआर बढ़ रही है। मुझे लगता है परसों, 2 दिन मतलब आज और कल छोड़ के परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो हमें एक मार्गदर्शन जरूर मिलेगा। अरे, आप सब लोग चारों लोग बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं। मैं चाहता हूं एक बार दर्शकों के लिए आप फर्क बता दें। 2 टेस्ट के बारे में बताया गया, एक आरटी-पीसीआर टेस्ट जिसका जिक्र हुआ जो कि लैब में किया जाता है, और दूसरा ये रैपिड टेस्ट किट। इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में से डेफिनेटिव स्टेट यानी कि टेस्ट यानी कि जो पक्का टेस्ट है वो कौन सा है, और कितना वक्त लगता है दोनों जांच करने के अंदर? डॉक्टर कर्माकर, अगर आप बता सकें। हाँ, देखिए, ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है वो है आरटी-पीसीआर टेस्ट, जिसमें क्या होता है, जो वायरस एक्टिव वायरल इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया जाता है। यानी वो बेसिकली वायरस का जो न्यूक्लिक एसिड है उसको पीसीआर के जरिए एम्पलीफाई करके उसका डिटेक्शन होती है। और दूसरा जो रैपिड जो डायग्नोस्टिक टेस्ट किट है उसमें क्या है, एंटीबॉडी जो बनते हैं वायरस के अगेंस्ट में। अगर मेरे सपोज मुझ में वायरस इन्फेक्शन है तो आफ्टर 7 to 10 डेज एंटीबॉडीज रिस्पॉन्स आता है, बॉडी में एंटीबॉडीज बनते हैं उस वायरस के अगेंस्ट में। ये बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जी। तो ये जो रैपिड टेस्ट है ये एक्टिव इन्फेक्शन को डिटेक्ट नहीं करता है, ये बेसिकली डिटेक्ट करता है अगर बॉडी का रिस्पॉन्स टू द वायरस। और दोनों में अगर आप कंपेयर किया जाए तो सेंसिटिविटी वाइज पीसीआर इज़ द बेस्ट, क्योंकि पीसीआर गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। फिर भी पीसीआर टेस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि सैम्पलिंग किस तरह से होता है। नॉर्मली ये या तो स्प्रूटम सैंपल लिया जाता है, या तो ब्रोंकियल अल्वेओलर लार्वाज लिया जाता है, या तो ओरोफेरिंजियल सैंपल लिया जाता है, या तो नेजल स्वाब से या नेजोफेरिंजियल सैंपल लिया जाता है। कभी ऐसा हो सकता है ये सैम्पलिंग के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो, सब अमाउंट ऑफ सैंपल्स अमाउंट सफिशिएंट ना हो जी। तो और पीसीआर ऐसा अपने में एक टेस्ट है जिस प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन फिर भी पीसीआर का सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये एंटीबॉडी बेस्ड जो टेस्ट है उसमें बॉडी के इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है जो चीना टेस्ट में डिटेक्ट किया जाता है। दोनों में और एक डिफरेंस ये है जो पीसीआर बेस्ड टेस्ट अबाउट 2-3 घंटे लगते हैं या उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी लग सकती है, लेकिन ये जो रैपिड टेस्ट है, जो एंटीबॉडी टेस्ट है, ये बेसिकली प्रेगनेंसी टेस्ट जैसा है, छोटा सा स्ट्रिप में। ये आपको 30 मिनट्स में एक ड्रॉप ब्लड से आपको टेस्ट का रिजल्ट पता चलता है। शायद इसीलिए इसके इस्तेमाल को हॉटस्पॉट जो डिक्लेयर हुए उनके आसपास यूज करने की बात थी कि आप भारी मात्रा में लोगों को टेस्ट कर सकें। लेकिन अगर 90% तक कोई किट फेल हो रही है या कोई किट्स का बैच कोई फेल हो रहा है तो ये क्या बताता है? और जितने टेस्ट बाकी हम आरटी-पीसीआर के कर पा रहे हैं, जो कि पिछले 24 घंटे के अंदर बताया गया कि हमने करीब 35,852 टेस्ट किए हैं, तो अगर हम अभी आरटी-पीसीआर टेस्ट के ही भरोसे हैं तो जितनी संख्या में वो हो पा रहे हैं क्या वो पर्याप्त है? तो बड़ी खबर आपको बता दें, देश में जो लाखों टेस्ट किट मंगाई टेस्ट किट वो राज्यों को बांट दी गई थी, लेकिन उसमें कुछ खामियां मिलने के बाद अगले 2 दिन के लिए उनके इस्तेमाल पर देश में रोक लगा दी है। और उसके बाद आईसीएमआर गाइडलाइंस जारी करेगा, तब पता चलेगा कि इन किट्स के जरिए दोबारा जांच हो सकती है या नहीं हो सकती है। डॉक्टर अनूप, बट ये बताइए कि क्या हमें ये रैपिड टेस्ट किट्स चाहिए ही, इनके बगैर गुजारा नहीं है अगर आपको मास टेस्टिंग करनी है? ये सौरभ जी, एक बात बताना चाहेंगे कि जो रैपिड टेस्ट है ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है। ये हमारे WHO और आईसीएमआर दोनों ने बताया है कि ये टेस्ट जो है सिर्फ सर्वेलेंस पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी कि हम देखना चाहते हैं कम्युनिटी में इन्फेक्शन क्या एक्सपोजर कितने लोगों को हो चुका है। तो ये सिर्फ एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च पर्पस के लिए है, ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है।
एक दूसरी बात बताना चाहेंगे कि ये जो टेस्ट पॉजिटिव आता है ये 7 दिन के बाद पॉजिटिव आता है। अगर हम देखें पहले 7 दिन और बाद के 7 दिन, पहले 7 दिन सिम्टम्स आने के पहले 7 दिनों में RT-PCR की पॉजिटिविटी 80% से 85% रहती है, लेकिन इस टेस्ट की ओनली 10 से 20% रहती है। लेकिन सेकेंड वीक में जाकर इसकी सेंसिटिविटी बढ़कर 70 to 80% हो जाती है। जैसा ICMR ने अभी बताया, हो सकता है कि जैसे कि जो पेशेंट में टेस्ट किया गया है वो जल्दी कर लिया गया हो, वो 1 हफ्ते में ही कर लिया गया, उसमें वो अभी जो सेंसिटिविटी है काफी कम आ रही है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर हम एपिडेमियोलॉजी स्टडी करना चाहते हैं तो ये टेस्ट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम बहुत फास्ट और बहुत ही लेस कॉस्ट में इसको कर सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि अगर नतीजे ये पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है तो ये टेस्ट किट खराब हो, लेकिन फिर ये कैसे हो रहा है? क्योंकि राजस्थान ये कह रहा है कि हमने पॉजिटिव लोगों के ऊपर इसको किया और वहां पर जो प्रतिशत मिला है वो 5.4% एक्यूरेसी का है। इतनी कम एक्यूरेसी भी हो सकती है? अब सारे पेशेंट तो ऐसे नहीं हो सकते जिनको 7 दिन से कम वक्त हुआ होगा संक्रमण हुए हुए। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ जी। पहला तो हमने बताया ये कारण हो सकता है, लेकिन दूसरा कारण हो सकता है मैन्युफैक्चर डिफेक्ट। जैसा कि ICMR कह रहा है कि वो अगले 2 दिन तक इसकी वैलिडेशन करवाएगा, फील्ड के अंदर चेक करेगा कि जो ऑलरेडी पॉजिटिव पेशेंट है RT-PCR के द्वारा, उनमें चेक किया जाएगा कि इसकी पॉजिटिविटी कितनी आ रही है। तो ये अगले 2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि मैन्युफैक्चर डिफेक्ट था या ये समय पर नहीं किया गया था। दोनों में से एक कारण होगा जो सामने आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर पात्रा, अगर इस विषय में आपके पास जानकारी है तो कि ये टेस्ट किट्स जो हैं, ये जो खबर पीछे आई थी कि हमें चाइना सप्लाई कर रहा है, तो ये सारी चाइनीज मेड किट्स हैं, राज्य अलग प्रोक्योर कर रहे हैं, केंद्र भी प्रोक्योर कर रहा है, इनका सोर्स के बारे में क्या कोई इंफॉर्मेशन है आपके पास? नहीं, मैं इंफॉर्मेशन नहीं रखता हूं इसके सोर्स के बारे में। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, और राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर का भी हम सुन भी रहे थे कि केंद्र ने भी प्रोक्योर किया हुआ है और राज्यों ने भी प्रोक्योर किया हुआ है। इस पर भी ICMR के प्रवक्ता ने कहा कि हो सकता है कि बैच में भी गड़बड़ी हो, दूसरे बैच में ठीक हो सकता है, एक बैच में गड़बड़ी हो तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बदला जा सकता है। क्या 7 दिन से पहले टेस्ट किया गया या बैच में गड़बड़ी है, ये 2 दिन में सब कुछ क्लियर होगा। क्लियर होने के बाद ही इस पर किसी प्रकार की बात रखनी उचित होगी। उससे पहले सोर्स को उचित नहीं ठहराना, जिस देश से आया उस देश के लिए उचित नहीं कहना, मुझे लगता है ये वक्त से पहले कहना होगा। लेकिन आप भी इस बात को मानते हैं कि आने वाले समय में हमको इन रैपिड टेस्ट किट की जरूरत है? जी बिल्कुल। अभी देखिए, डॉक्टर्स बैठे हुए हैं आपके पैनल पे एपिडेमियोलॉजिकल आधार पर सर्विलेंस के लिए, खास करके जैसा कि आपने भी शुरू में कहा कि हॉटस्पॉट्स के लिए कहां हॉटस्पॉट है, कंटेनमेंट कैसे करना है, इसकी रणनीति के लिए रैपिड टेस्ट करना पड़ेगा। ये स्वाभाविक रूप से दिखाएगा कि जो समाज है, समाज में एंटीबॉडी किस प्रकार डेवलप कर रहा है, उसकी इम्यूनिटी का पैटर्न क्या है। और एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, भविष्य में वो लोग दोबारा इन्फेक्टेड होंगे कि नहीं। इन सब विषयों पे यदि हमें जानना है, इकट्ठा करना है नॉलेज, तो ये जो रैपिड टेस्ट है ये आवश्यक रहेगा। रैपिड टेस्ट को डायग्नोसिस के रूप में तो देखना ही नहीं है, वो डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, उसके लिए RT-PCR ही इस्तेमाल होता है। ये एंटीबॉडी को आधार मानते हुए इम्यूनिटी के लिए महत्वपूर्ण है और एपिडेमियोलॉजिकल पर्पस से ये महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा अभी आपने कहा कि RT-PCR टेस्ट तो करना ही पड़ेगा डायग्नोसिस अगर करना है, तो डॉक्टर आशीष, हमारी क्षमता 35 से 40 हजार के बीच है इस वक्त प्रतिदिन। वो क्षमता रोज बढ़ रही है, ये बात भी सही है, लेकिन आप भी सुनते होंगे बहुत से लोगों का अब भी ये कहना है कि भारत को बहुत तेजी के साथ अपनी जो लैब टेस्टिंग है उसकी क्षमता को बढ़ाना होगा। फिलहाल हम जिस स्तर पर हैं, क्या वो पर्याप्त है? देखिए, ये जो सिस्टम है हमारा टेस्टिंग का, ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। आपको पता है ये जो नोवल डिजीज़ है ये बहुत आया है, इसके लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं थे। हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी टेस्ट कितना वैलिडेटेड है, मतलब उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, स्पेसिफिसिटी कितनी है। जब तक हम पूरा स्टडी नहीं कर लेंगे हम उसको मास की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो RT-PCR है वो डायग्नोसिस के लिए। अगर आपका एंटीबॉडी निगेटिव भी आता है, अगर हमको सिम्टम्स लगते हैं कि ये कोरोना का डिजीज़ हो सकती है, तो मैं फिर से आपको RT-PCR करके देखना पड़ेगा। यानी जो एंटीबॉडी का टेस्ट है ये एपिडेमियोलॉजिकल टेस्ट है। कुछ पॉइंट इसमें और भी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये भी पता होगा जो यूरोप में या US में जो एंटीबॉडी किट्स चाइना की गई थी, उनकी सेंसिटिविटी केवल 40% पाई गई, तो उन्होंने सारा का सारा लॉट भी वापस भेज दिया कुछ कंट्रीज़ ने। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पेशेंट को इम्यूनिटी अच्छी ना हो या आपने 7 दिन से पहले कर दिया हो, तब भी एंटीबॉडी टेस्ट आपकी मदद नहीं करेगा। एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है एंटीबॉडी में, मान लीजिए
किसी का एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव आता है, फिर भी ये पासपोर्ट नहीं है उसकी इम्यूनिटी के लिए। यानी बहुत से और भी फैक्टर हैं जो कि हमको एंटीबॉडी टेस्ट के साथ करना पड़ता है। नो डाउट एंटीबॉडी टेस्ट की हमें ज़रूरत है। हमें कितना लॉकडाउन करना, हमें कितना कंटेनमेंट करना, हमें कितने बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। यानी अगर हमारी कम्युनिटी में 50 से 60% लोग को अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव हो जाए, तब इसकी हर्ड इम्यूनिटी बनेगी और एक नेचुरल रेजिस्टेंस देगा इस वायरस के लिए। तो इन सब चीजों के लिए हमें लेकिन एक बात समझाइए डॉक्टर कर्माकर, ये टेस्ट किट्स या आप सबने आप हमको बताया कि इसकी जो सेंसिटिविटी है या इसकी एक्यूरेसी वो आरटीपीसीआर से काफी कम है, लेकिन फिर भी हमें इसकी जरूरत है बड़े पैमाने पर अगर हमको टेस्टिंग करनी है तो। किसी भी वजह से वो 7 दिन से पहले का पीरियड हो या ये टेस्ट किट फॉल्टी निकली, वो कोई किट खराब निकले, अगर आपने किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का टेस्ट किया और वो इस टेस्ट किट ने नेगेटिव बता दिया, आज ही खबर छपी हुई कि 80% मामले जो आ रहे हैं वो अब पॉजिटिव मामले वो एसिम्प्टोमेटिक यानी उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। तो हमने एक ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर कोई लक्षण नहीं है, रैपिड टेस्ट किट ने उसको नेगेटिव बता दिया, था वो पॉजिटिव और वो समाज में घूम रहा है, तो ये तो एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी क्रिएट कर सकता है। हाँ, ये अपने आप में बड़ा डेंजर सिचुएशन है, क्योंकि ये जो एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स है, जो ऐसा कोई सिम्टम्स खास सिम्टम्स है नहीं, लेकिन उन्हें भी खुद पता नहीं है जो कोविड-19 डिजीज़ है उनके, तो उनके लिए ये सोसाइटी के लिए भी काफ़ी ये डेंजर सिचुएशन है, क्योंकि वो काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। मोस्टली इन्फेक्शन अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या सीनियर सिटीजन्स या जीरियाटिक पॉपुलेशन को करता है तो उनके लिए काफ़ी जानलेवा भी हो सकता है। सो डेफिनेटली ये एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और जैसा आपने भी कहा है, जो रैपिड टेस्ट का जो टाइम पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है जो रैपिड टेस्ट जो एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है वो नेगेटिव आए। इसका एक तो टेक्निकल रीज़न हो सकता है जो राजस्थान में हाल में हुआ है, जो हो सकता है जो दैट पर्टिकुलर बैच में डिफेक्ट हो या उसका ट्रांसपोर्टेशन में शिपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। और दूसरी प्रॉब्लम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन का नेचर ही ऐसा होता है जो वो इम्यून रिस्पॉन्स को थोड़ा सा डैम्पेन कर देता है। तो ऐसा हो सकता है जब उस एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ठीक से नहीं हुआ। लेकिन इस केस में जैसा लगता है जो क्योंकि कॉम्प्लायंस रेट इज जस्ट 5%, लगता है ये टेक्निकल इशू ही है। बट ऐसे में 2 दिन में इसको उम्मीद करनी चाहिए कि ये कोई किसी बैच की प्रॉब्लम हो और बाकी टेस्ट केस जो है वो ठीक ही हो। डॉक्टर आशीष को जोड़ना चाह रहे थे इसमें। हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है एंटीबॉडी का जो सिस्टम है हम केवल हॉटस्पॉट में करते हैं। हॉटस्पॉट का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे जो डबल होने का जो रेट है पेशेंट्स के इन्फेक्टेड का वो 4 टाइम्स हो, या उस डिस्ट्रिक्ट में 80% से ज़्यादा इन्फेक्शन हो उस स्टेट से अगर कंपेयर करें। यानी जो डिस्ट्रिक्ट हॉटस्पॉट है उन्हीं में एंटीबॉडी टेस्ट का सर्विलेंस या एपिडेमियोलॉजिकल टूल या इम्यूनिटी पासपोर्ट का टूल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल पॉपुलेशन में एंटीबॉडी टेस्टिंग से कोई बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। एक बार फिर आपका स्वागत है। कौन सा टेस्ट कोरोना का इस वक्त ऐसा है जो कि 100% श्योर है? क्या ये जो टेस्ट किट आई है रैपिड टेस्ट किट, इनमें जो खराबी है वो दुरुस्त की जा सकती है, या ये एक छोटे स्तर पर ही खराबी पाई जा रही है, या ये लाखों टेस्ट किट जो पाई गई हैं उनमें भी हो सकती है? ये सारे सवाल थे हमारे सामने आज। टेस्टिंग पर इतना जोर है डॉक्टर पात्रा, और आईसीएमआर ने गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं कि राज्यों को किन किन व्यक्तियों को टेस्ट करना है। अभी एक खबर आई थी महाराष्ट्र से जिसमें आईसीएमआर की गाइडलाइंस के इतर जाकर के जो नॉन सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक जिनको हम कहते हैं, जिनको लक्षण नहीं लेकिन वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स थे कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के, उनको टेस्ट करने के लिए आईसीएमआर कहता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने यह कहते हुए कि हमें अपनी टेस्टिंग की क्षमता को वाइजली यूज करना है, तो हमने वो एसिम्टोमेटिक लोगों को टेस्ट करना बंद कर दिया है। क्या यह खतरा नहीं है? देखिए, जो रिसोर्सेज है इंडिया में आज वो अच्छी परिस्थिति में है। मैं आपको बता दूं, जहां तक टेस्टिंग इज टू पॉजिटिव रेशियो है वो इंडिया में 24:1 है, अर्थात एक पॉजिटिव केस के लिए 24 लोगों का टेस्टिंग होता है, जो कि अगर इसी रेशियो को आप बाकी देशों में देखेंगे तो आप पाएंगे जापान में 11 लोगों की टेस्टिंग करनी पड़ती है एक पॉजिटिव केस के लिए, इटली में 6.7 लोगों की करनी पड़ती है, यूएस और यूके में 3.4 और 5.3 लोगों की करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से ये रेशियो भारतवर्ष का सही है। और ये जो हम पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सही मात्रा में टेस्टिंग नहीं हो रही है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। आज के डेट में लगभग 35,000 से अधिक टेस्टिंग हमने किया है और महीने के एंड तक लगभग 1 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन हो सके, ये टारगेट के साथ भारत आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात, एक बात रैपिड टेस्ट को लेकर हमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ समझ लेना है कि रैपिड टेस्ट डायग्नोस्टिक नहीं है।
देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जनता भी समझ जाएगी कि हम ये जो हाय तौबा की रैपिड टेस्ट अब 2 दिन तक नहीं हो पाएगा, इसका बैच खराब हो गया है या क्या हुआ है, तो अब क्या होगा, क्या डायग्नोसिस नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रैपिड टेस्ट की जो किट आई है उससे कोई डायग्नोसिस पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ट्रीटमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, 2 दिन तक जो स्टडी सर्विलेंस था, हॉटस्पॉट के खास करके सर्विलेंस, ये सारी जो रैपिड टेस्ट होती है वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, भविष्य की स्टडी के लिए होती है, उस पे 2 दिन की रुकाव आया है। इससे आपके ट्रीटमेंट और आपकी जांच में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा पता नहीं कौन सा टेस्ट बंद हो गया। ठीक बात है। बहुत RT-PCR क्या होता है, रैपिड टेस्ट क्या होता है, बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे, तो एक डर का माहौल बनने की तो चलिए इसको और साफ कर देते हैं दर्शकों के लिए। जो सबसे पक्के वाला टेस्ट है जो सरकार करती आ रही है, जिसको हम RT-PCR टेस्ट करते हैं कहते हैं, वो पहले रोजाना बड़ी तादाद में हो रहा है, हमारी कैपेबिलिटी रोज बढ़ रही है, उस पर इसका कोई असर नहीं है। और इस रैपिड टेस्ट किट के बारे में भी ICMR ने आज एक पॉजिटिव बात कही, डॉक्टर अनूप, उन्होंने कहा कि बीमारी को ही आए हुए अभी 3 महीने हुए हैं, तो अभी अनुसंधान में ये टेस्ट किट बनाई गई है, इसको आगे और बेहतर भी किया जा सकता है। आज अगर कोई टेस्ट किट खराब निकल रही है तो हो सकता है 1 हफ्ते बाद वो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स भी आ जाए, कोई दूसरा वर्जन आ जाए। सौरभ जी, एक बात और मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, जैसे अभी समीप पात्रा जी ने कहा कि ये डायग्नोसिस के लिए नहीं है और ना ही ट्रीटमेंट के लिए है। नंबर 2, अगर आपका ये टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो हम समझते हैं कि इस पेशेंट को कोरोना हो सकता है, एक्सपोजर हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तब भी WHO गाइडलाइंस के हिसाब से और ICMR गाइडलाइंस के हिसाब से वो RT-PCR करना ही है। तो किसी भी सूरत में हम अंडर डायग्नोसिस नहीं करेंगे। हम ओवर डायग्नोसिस तो कर सकते हैं इससे, बट अंडर डायग्नोसिस नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दर्शकों को समझना चाहिए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट में। ये सिर्फ स्टडी है रिसर्च के लिए, जो आगे जाकर हम लोग यूज कर सकते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, या जो प्लाज्मा थेरेपी आजकल चल रहा है ट्रायल्स, उसमें भी ये बड़े कारगर साबित हो सकता है। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा अगला सवाल यही होने जा रहा था कि टेस्ट की बात तो हमने कर ली, अब इलाज की बात भी कर लें। आज एक खबर आई कि दिल्ली के एक अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी से वेंटिलेटर पर गया हुआ एक मरीज जो पहले रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, वो प्लाज्मा थेरेपी जब दी गई उसको तो वो ठीक हो गया। तो ये प्लाज्मा थेरेपी क्या एक नई उम्मीद की किरण है डॉक्टर कर्माकर, और क्या ये कोई नई चीज है? प्लाज्मा थेरेपी नई चीज़ तो नहीं है, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी का कंसेप्ट ये है कि किसी का कोई अगर कोविड-19 पेशेंट है और जो रिकवर किया हुआ है, अगर हम ये मान सकते हैं जी उसमें एंटीबॉडीज़ डेवलप किया हुआ है, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़, और प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ के ज़रिए उस इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन आया है, तो आप प्लाज्मा थेरेपी में वैसे ही इंडिविजुअल्स के प्लाज्मा को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो टू ए क्रिटिकल इल पेशेंट, जिसमें वो ये मान के चल सकता है जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगा और उन्हें प्रोटेक्शन मिल सकता है। सो ये बेसिकली ये अभी एक इसका ICMR ने भी अपने गाइडलाइंस में एक क्लिनिकल ट्रायल जैसा इसके, उन्होंने अभी भी इसको इलाज के जरिए नहीं बताया, उन्होंने बताया दिस कैन बी टेकन एज ए क्लिनिकल ट्रायल। और दूसरा एक मेसेनकाइमल स्टेम सेल थेरेपी पे भी काम चल रहा है, जहाँ पे जिसका भी कुछ अच्छा होप है दैट इससे भी कोविड-19 के अगेंस्ट में जो लंग में जो परमानेंट डैमेजेस वगैरह हो सकता है या इंजरी हो सकता है, उसका रिकवरी हो सकता है, क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी है। सो ये दोनों बड़ा रैपिडली डेवलपिंग और न्यू इवॉल्विंग एरियाज है, जिसपे काफ़ी ब्राइट फ्यूचर है। स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि दिल्ली में कैसे प्लाज्मा थेरेपी के जरिए एक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट को ठीक करने का दावा एक अस्पताल में किया जा रहा है। डॉक्टर अनूप, ये थेरेपी जैसा अभी डॉक्टर कर्माकर ने बताया, ये ट्रायल स्टेज पर है, क्या कोविड से इसका कोई रिश्ता साबित हो पाया है? देखिए, ये अभी जो आए हैं बहुत ही इनिशियल फेज ट्रायल्स हैं जो कुछ पेशेंट्स पे किए हैं। जैसे दिल्ली में एक केस तो हुआ है, ऐसे ही पूरे विश्व भर में कई जगह पर पेशेंट पर ट्रायल चल रहा है। अभी ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि हमको एक इसके लिए ट्रीटमेंट मिल गया है, और एक ये अच्छी बात है कि जो क्रिटिकल फेज में पेशेंट था वो रिकवर करके और लेस क्रिटिकल फेज में आ गया है। बट अभी हमें और ट्रायल्स करने होंगे। जैसे हम बोलते हैं कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, एक पेशेंट जिसमें हमने ये प्लाज्मा दिया, एक पेशेंट जिसमें प्लाज्मा नहीं दिया, और फिर दोनों में कंपैरिजन करना होगा, तभी हम किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे। तब तक अभी तक ये ट्रायल फेज में ही रहेगा। डॉक्टर आशीष, लेकिन क्या ये अगर इससे एक पेशेंट में कुछ फायदा होता हुआ दिखा है, तो क्या आपको लगता है कि इसको थोड़ा और बड़े पैमाने पर किए जाने की जरूरत है?
एब्सोल्युटली इस थेरेपी को भी ज़रूरत है कि इसको हम नए नए पेशेंट पे ट्रायल दें। आपको समझना पड़ेगा ये प्लाज्मा थेरेपी करती क्या है। प्लाज्मा थेरेपी में जो एंटीबॉडी हमने किसी से लेके जो हम वायरस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, जो स्टडी चाइना में हुई थी उसमें उन्होंने बताया था जो वायरल क्लियरेंस है, वायरल क्लियरेंस इसने अच्छे से कर दिया। पेशेंट बहुत जल्दी अपना RT-PCR उनका निगेटिव आने लग गया। ऑल्दो मॉर्टेलिटी पे कोई बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत ही कम लोगों में स्टडी हुई है। सो इसको में ज़रूरत है जैसे केरल में या दिल्ली में इसको हम और ट्रायल बेस पे करें और हम एक डाटा जनरेट करें, ट्रायल्स करें, तब हमें पता चलेगा। एक आपने एक और क्वेश्चन भी पूछा था कि कोई अच्छा सबसे अच्छा टेस्ट क्या हो सकता है। तो सबसे अच्छा टेस्ट वो होता है कि जो हमें बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही स्पेसिफिक जैसे RT-PCR हो, मगर वो हमें जल्दी उसका रिजल्ट मिल जाए क्योंकि RT-PCR हमें 2 दिन के बाद उसका रिजल्ट मिलता है। तो अगर ऐसा कोई अभी परसों ही कल ही जो हमारे ICMR ने एक नया टेस्ट है जिसको हम लोग एक्सप्रेस टेस्ट बोला जो कि CPNet जैसा ही टेस्ट है, एक्सप्रेस एक्सपर्ट, ये एक तरीके का क्वालिटेटिव स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि 2 घंटे में पॉजिटिव आ जाता है, जो कि BSL-2 की किसी भी लैब में हो सकता है। अगर ये टेस्ट हम लोग वैलिडिफाई कर दें, अगर इस टेस्ट को हम लोग जल्दी कर पाएं, तो जो हमारी टाइम की प्रॉब्लम है जो कि RT-PCR के साथ ये जो टेस्ट आप बता रहे हैं और हमें बहुत ये जो आपने तीसरे टाइप का टेस्ट बताया है, क्या ये हमारे देश में हो रहा है? क्या ICMR ये टेस्ट भी कर रहा है? नहीं, अभी कर नहीं रहा है। इसके लिए कल ही हम लोग ICMR ने अपनी कोटेशंस भी बोली है और जितने भी BSL-2 लैब्स हैं उनको बोला है कि वो अपने जो भी उनके पास चीज़ें उसको स्ट्रेंथन करें और इस टेस्ट को जल्दी से जल्दी तेज़ी करने की हम लोग अपने इंडिया में भी चालू करें। ये टेस्ट अमेरिका में हो रहा है और इसकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी RT-PCR जैसी अच्छी है, बट ये क्वालिटेटिव टेस्ट है, पहला ये इंपॉर्टेंट, और एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। RT-PCR की पोजीशन नहीं ले सकता, मगर जो एंटीबॉडी का जो प्रॉब्लम है कि हमें नहीं हो पा रहा है वो इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए ठीक, देखते हैं ICMR इस पर क्या कदम उठाता है। पात्रा साहब हमारे साथ हैं, अभी तक हमने उनसे बतौर डॉक्टर हैसियत के बात की है। मैं उनको जाते जाते एक पॉलिटिकल सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था सर, मैं उस पर आपका रिएक्शन चाहता हूं। उन्होंने कहा था आखिर हिंदुस्तान का गरीब कब जागेगा, आप भूखे मर रहे हैं और वो आपके हिस्से के चावल से सैनिटाइजर बनाकर अमीरों के हाथ की सफाई में लगे हैं। खबर ये थी कि जो हमारे गोदामों में एक्सेस स्टॉक बचा हुआ है चावल का, उससे एथेनॉल बनाकर सैनिटाइजर बनाने की परमिशन सरकार ने दे दी है। उस पर वो कह रहे हैं कि देश का गरीब कब जागेगा। देखिए, मुझे लगता है गरीब जगा भी हुआ है और गरीब परिपक्व भी है। गरीब इस पूरे परिस्थिति को समझता भी है और गरीब जानता है कि नरेंद्र मोदी जी और ये सरकार जो भी उनके लिए अच्छा है वो भरसक प्रयत्न कर रही है और सक्सेसफुल भी हो रही है। अब जगने की किसी को आवश्यकता है तो वो राहुल जी को ही जगने की आवश्यकता है। उनको जगना चाहिए और इस प्रकार पैनिक का सिचुएशन कि आपके चावल से सैनिटाइजर बनाया जा रहा है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना एक बयान है। आपके चावल से आप भूखे मर रहे हैं और आपके चावल से सैनिटाइजर बना रहे हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए किस प्रकार प्रत्येक किसान को 2000 रुपए, हर किसी को 3 महीने का राशन, प्रत्येक महिला का जनधन अकाउंट है उनके अकाउंट में 500 रुपए, 31,000 करोड़ रुपए लेबर्स के लिए, 1.7 लाख करोड़ रुपए पूरे देश के लिए एक पैकेज के रूप में। RBI का अपना अनाउंसमेंट आया है और रामविलास पासवान जी ने स्पष्टता के साथ कहा कि गोदाम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और अच्छी बात है कि इस बार बम्पर क्रॉप भी आ रहा है। आप बताइए, सैनिटाइजर की आवश्यकता नहीं है क्या? चलिए ठीक है, वो चंद दिनों पहले कह रहे थे लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, आज कह रहे हैं सैनिटाइजर नहीं बनना चाहिए। तो आखिर वो क्या चाहते हैं? उन्होंने सवाल किया था, हमने आपसे पूछ लिया। चलिए ठीक है, डॉक्टर पात्रा, डॉक्टर अनूप, डॉक्टर कर्माकर, डॉक्टर आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया टीवी को वक्त दिया। धन्यवाद आप।